हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और बिल्कुल शुरुआत से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना शुरू किया था और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 54। तो अभी तक मैं 53 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो ये सभी वीडियोज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा TGT PGT एस्टेट 2024। तो इसी के लिए मैंने हिंदी साहित्य की शुरुआत की थी। और एस्टेट का पेपर की अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कब एस्टेट का पेपर होने वाला था, जैसा कि 7-8 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन वो अभी पोस्टपोन हो चुका है। तो काफ़ी टाइम अभी हमें मिल गया है हिंदी साहित्य को पूरा करने के लिए। और आज की वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। TGT PGT एस्टेट, HPSC स्क्रीनिंग, UGC नेट, टेट, चाहे किसी भी स्टेट का टेस्ट हो जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, या फिर KVS एग्ज़ाम हो, या फिर DSSB या NVS, तो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जहाँ पर हिंदी साहित्य आता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बात आपको आज इस वीडियो में और बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन, तो अगर आप ये अभी तक मैंने 53 क्लासेस डाली हैं, अगर आपने सारी की सारी 53 क्लासेस देख ली है ना, तो अगर कोई स्टूडेंट जैसे KVS या फिर DSSB या फिर NVS, अगर इन परीक्षाओं को अगर आप देते हैं तो चुटकियों में आप हिंदी साहित्य का जो आपका पेपर है उसे आप पूरा का पूरा सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है और CTET क्वालिफाई है, तो वो बच्चे KVS, DSSB, NVS वगैरह के जो भी निकलते हैं एग्ज़ाम, तो आप उनके ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि आपका हिंदी साहित्य जो है काफ़ी अच्छा मजबूत हो चुका होगा। और उन परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले यही कहूँगी कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी कैंडिडेट बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रही हैं, और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार झलक दिखला देती हूँ कि अभी तक जो हमने क्या पढ़ाया है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था हिंदी नाटक का विकास, और हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य का विकास। तो आधुनिक काल से हिंदी गद्य का लगातार जो विकास है वो होता रहता है। और हिंदी गद्य को हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में किस प्रकार से विकास हुआ, तो ये भी हम 3 वीडियो में डाल चुकी हूँ हिंदी गद्य के विकास के नाम से। और फिर हिंदी नाटक का विकास का पार्ट नंबर 1 मैंने डाल दिया, आज पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट नया है वो पार्ट 1 को भी ज़रूर देख ले। और वहाँ पर मैंने इसमें यही सब पढ़ाया था कि प्रथम जो नाटक है वो किसे माना जाता है। और भारतेंदु के हमने ये सारे नाटक हमने पढ़ लिए थे, और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। और मैंने यहाँ पर छोड़ा था, तो भारतेंदु जी के जो मौलिक नाटक थे वो हमने सारे पढ़े थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने मौलिक का मतलब भी आपको बताया था। 2 शब्द आपके पास बार बार आते हैं, एक मौलिक और एक अनुवादित। तो अनुवाद का मतलब भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बिल्कुल मैं सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ। तो मौलिक नाटक हमने पढ़ लिए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनुवादित नाटक भी लिखे हैं, तो उन पर अभी हम चर्चा करेंगे। और सभी नाटकों का विषय वस्तु भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, और उससे संबंधित जो भी पत्रिकाएं हैं उस युग से संबंधित वो भी सब हम, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा उपयोगी, उन सभी को एक साथ पढ़ते चल रही हैं। और ये बुक मैं पढ़ा रही हूँ सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली बुक से। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास था कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली बुक मैं बिल्कुल कंप्लीट करवा दूं। तो यहाँ पर हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक बिल्कुल पूरा पढ़ लिया है, और आधुनिक काल का पद्य खंड भी मैंने इस बुक से पूरा पढ़ा दिया है। अब शुरुआत करते हैं हम गद्य खंड के। और गद्य खंड का मैंने 3 वीडियो तो गद्य के विकास से डाल दी, और चौथी वीडियो मैंने डाली थी हिंदी नाटक का विकास। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें जो नाटक का पार्ट 2 है। तो इसमें देख लेते हैं। अभी तक मैंने बता दिया कि हमने भारतेंदु जी के मौलिक नाटक पढ़े थे, और अंतिम जो मौलिक नाटक था भारतेंदु का वो सती प्रताप था। और इस नाटक के अंतर्गत सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। यहाँ पर मैंने वो वीडियो छोड़ी थी, और माफ़ी चाहूँगी कि 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और अब से मैं कोशिश करूँ, क्योंकि दिन में थोड़ी सी धूप वूप निकल जाती है और
थोड़ा सा बिजी थे, ये लगा लो आप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए अब हम भारतेंदु जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारतेंदु जी का नाटक में क्या योगदान है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं नाटक के अंदर हम। प्रथम उत्थान, और उत्थान किसने कहे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो भारतेंदु युग हम पढ़ रहे थे। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर भारतेंदु के मैंने मौलिक नाटक करवा दिए थे और भारतेंदु जी के बारे में पढ़ रही हैं, तो सारी बातें यहाँ से भारतेंदु जी से रिलेटेड आपको मिलेंगी और ऐसी बात नहीं कि यहाँ से कोई प्रश्न न पूछा जाए। तो भारतेंदु जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारतेंदु जी ने काफ़ी सारे नाटक लिखे, कुछ अनुवादित और कुछ मौलिक। तो भारतेंदु जी ने ना नाटक का उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए। देखो, मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का भी मेरा कोई ना कोई उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य के अब मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एस्टेट के या किसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के, तो सभी अपनी परीक्षा में सफल हो, ये मेरा उद्देश्य है। और अच्छे से अच्छे कंटेंट में देने की, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो इसी प्रकार से भारतेंदु जी ने ये बताया नाटक का उद्देश्य, इसकी चर्चा करते हुए बताया कि नाटक के 5 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो हास्य, हास्य का मतलब हंसी मजाक, दूसरा श्रृंगार, और तीसरा कौतुक। कौतुक होता है, कोलाहल सा नहीं होता, कौतुक। और समाज संस्कार, और एक देश वत्सलता। देश वत्सलता मतलब अपने देश से प्यार, और समाज संस्कार मतलब अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना समाज और उसके संस्कार। और ये 5 जो उद्देश्य हैं वो नाटक के हो सकते हैं। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य कौन से बताए। देखो, अभी हमें ना एस्टेट के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम पढ़ते चलेंगे, चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करते हुए, और वीडियो हम छोटी छोटी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटी वीडियो बनाने का मेरा जल्दी मन करता है। ठीक है, देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। देश वत्सलता के उद्देश्य से अब आपसे पूछ ले कि भारतेंदु जी ने 5 उद्देश्य बताए नाटक के, तो भारतेंदु जी ने देश वत्सलता को ध्यान में रखते हुए या उस उद्देश्य से कौन कौन से नाटक लिखे? तो भारत जननी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देश है अपना, और नील देवी, और भारत दुर्दशा, और अंधेर नगरी। ठीक है, सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है। जब मैंने KVS DSSB के पेपर उठाकर देखे, तो यहाँ पर ये प्रश्न था। देखो, मैंने कभी उनका पेपर दिया नहीं, लेकिन मैंने देखे जरूर हैं, क्योंकि मैंने हरियाणा के अलावा अदर स्टेट का कभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे अदर स्टेट में जाना ही नहीं था। ठीक है, तो सती प्रताप जो है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अधूरा है, तो उस नाटक का नाम है सती प्रताप। फिर यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि उस नाटक को, सती प्रताप नाटक को, भारतेंदु जी के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया? तो राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, जो इनके ममेरे या पता नहीं फुफेरे भाई थे। ठीक है, तो राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया। नेक्स्ट है, ब्रज रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है, यानी कि ब्रज रतन दास जी की एक पुस्तक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को, अन्यायों ये बहुवचन है, को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। ध्यान से आपको इसको समझना है कि ब्रज रतन दास जो लेखक हैं, उसने अपनी पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र में लिखा है कि बिहार प्रांत का कोई एक, बिहार मतलब प्रांत में जमींदारों के साथ, जो जमींदारों के अन्यायों को लक्ष्य, मतलब जमींदार जो अन्याय कर रहे थे उसको लक्ष्य करके और उस अन्याय को सुधारने के लक्ष्य से एक नाटक लिखा भारतेंदु जी ने, और वो नाटक था अंधेर नगरी। ताकि, और ये नाटक इसलिए लिखा था ताकि इसे नेशनल थिएटर में दर्शाया जा सके या अभिनीत किया जा सके। ठीक है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना कहाँ की, तो काशी में की। या काशी में कौन से थिएटर की स्थापना की, तो नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। ऐसे प्रश्न भी KVS, DSSB, NVS में पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा नाटक था जो भारतेंदु जी के घर पर ही खेला गया था, तो वो नाटक था बाल विधवा संताप। और ये नाटक पूछे किसकी रचना थी, तो काशीनाथ खत्री का। ठीक है, प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व का नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिक पत्रिका के में प्रथम बार प्रकाशित हुई। ध्यान से देखना, जो प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम, पहले क्या नाम था इसका, प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम क्या था, काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, ये इसका नाम था। ठीक है, जो इसी नाम से मतलब इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ था। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतेंदु जी का प्रेम जोगनी नाटक जो है वो पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो आपको बताना है काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ नाम से प्रकाशित हुआ। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेम जोगनी नाटक अपने प्रारंभिक नाम के साथ कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और UGC नेट, TGT, PGT, STAT ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। पहली पत्रिका थी कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और दूसरी पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन, और तीसरी पत्रिका नाम था बाला बोधनी। पहले तो आप तीनों का नाम याद करेंगे, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम तो आपको नाम से ही याद रह जाएगा क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और बाला बोधनी और कवि वचन सुधा। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक तो ये तीनों पत्रिकाएं दे दी जाएंगी और इन्हें क्रम से लगाना होगा। तो इन पत्रिकाओं के क्रम भी आपको याद होने चाहिए, सन भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, साथ में ये पूछा जाता है कि मासिक पत्रिका थी या साप्ताहिक पत्रिका थी, तो जो हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका है ये मासिक पत्रिका थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका इसी का नाम था। जो हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रेम जोगनी नाटक था वो हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो ये हरिश्चंद्र चंद्रिका पहले इस पत्रिका का नाम था, जिसे बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन कहा गया। और ये प्रकाशित हुई थी 1873 में। सबसे पहले इनकी पत्रिका थी कवि वचन सुधा 1868 में, और तीसरी जो थी बाला बोधनी 1874 में प्रकाशित, और ये महिलाओं से संबंधित थी। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की वह कौन सी पत्रिका है जो महिलाओं से संबंधित है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी फ़िलहाल, थंबनेल पर आपको साधारण सी बात जो है देखने को मिले कि हिंदी नाटक का विकास, लेकिन इसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तदीय समाज, ये कहीं पर आपको तदीय समाज भी लिखा हुआ मिलेगा, तदीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। तो ये प्रश्न जो हैं ये तीनों इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की, तो भारतेंदु जी ने की। तदीय समाज या तदीय समाज की स्थापना किसने की, भारतेंदु जी ने की। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी किसने की, भारतेंदु जी ने की। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये पॉइंट जो था ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट इसे देख रहा है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को
नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। पॉइंट को ध्यान से समझे। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता शब्द बना है मूल, और मूल तो आप सब समझते होंगे कि जड़ होती है, ठीक है। तो मूल और चिंतन को नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। मतलब क्या है कि भारतेंदु जी ने अपने जो नाटक या निबंध लिखे उसमें इन्होंने अपने मौलिक और खुद का जो चिंतन दृष्टिकोण था उसको प्रस्तुत किया, और उनको मौलिक और चिंतन का प्रयोग करके नए नए प्रयोगों का प्रयोग किया, ठीक है। चाहे वो विषय के दृष्टिकोण से नए प्रयोग हो, चाहे भाव के दृष्टिकोण से हो, चाहे शिल्प के दृष्टिकोण से हो। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 में की थी। ये पॉइंट आपको देखने में भले ही साधारण सा लग रहा हो, लेकिन आप ये सोचेंगे, ये प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि नाटक निबंध की रचना किसने की, इसका लेखक कौन है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका लेखक है हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। नाटक निबंध नाम से एक रचना है भारतेंदु जी की, और इसकी रचना 1883 में की थी। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहीं से भी आप अगर नोट्स खरीदते हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों की फ़ोटोकॉपी करके या आपको जो डिजिटल वो है उस तरीके से आपको दे दिया जाएगा स्टोर करके, ठीक है। तो यही आपको चीज़ें आपको पैसे में दी जाएंगी, लेकिन इस चैनल पर आपको बिल्कुल निःशुल्क ये सारी चीज़ें पढ़ाई भी जा रही हैं, दिखाने के साथ साथ आपको पढ़ाई भी जा रही हैं। आप अपने नोट्स यहाँ से बना लें, ठीक है। रीड बट राइट मोर। आप ज़्यादा से पढ़ने से ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ें लेकिन लिखें ज़्यादा, उससे आपकी चीज़ें हमेशा बिल्कुल याद हो जाती हैं। तो भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी। अब आपसे पूछे कि हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है। हिंदी का पहला मूल नाटक है, लेकिन वो साथ में राजनीति से जुड़ा हुआ भी है, तो वह नाटक है भारत दुर्दशा। और इस नाटक को कौन से उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु ने लिखा था? देश वत्सलता, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वत्सलता, ठीक है। ये मैंने आपको पहले, मैं थोड़ा लिखती इसलिए नहीं हूँ कि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है, लंबी हो जाती है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा नाटक है। ओपेरा का मतलब गीति नाट्य है, मतलब जिसमें गीत यानी कि गीत भी हैं, गीति नाट्य है, ठीक है। हिंदी का पहला मौलिक, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत जननी किस प्रकार का नाटक है, तो वो गीति नाट्य है। पहला मौलिक और राजनीतिक नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक, और एक है इनके मौलिक नाटक। तो मौलिक नाटक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अनूदित नाटक, यानी कि वो नाटक जो किसी और लेखक के द्वारा लिखे गए हैं, किसी और भाषा में लिखे गए हैं, किसी अन्य लेखक के द्वारा, लेकिन उनका अनुवाद भारतेंदु जी ने या तो हिंदी में किया या किसी और भाषा में, मतलब उनका अनुवाद करके भारतेंदु जी ने अपना नाटक लिखा। तो ये अनुवादित रचनाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो, इनको ध्यान से पढ़ना है, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनकी विषय वस्तु भी आप जो है आगे थोड़ा सा आएगी तो बता दूंगी, ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको कैसे याद करना है कि पहले भारतेंदु जी के अनुदित नाटक कितने हैं, सभी का नाम पता होना चाहिए। तो मैंने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल घोट रखा था। तो सबसे पहला है रत्नावली, विद्या सुंदर, रत्नावली और विद्या सुंदर। मैंने सबसे पहले विद्या सुंदर लिख रखा था, लेकिन दोनों का प्रकाशन वर्ष सेम है। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ठीक है, ऐसे ही रट रखा था, कोई ट्रिक नहीं थी। और विद्या में सुंदर है कौन? रत्नावली। पाखंड कोई नहीं करती है, धनंजय पर विजय पाली क्योंकि वो कोई पाखंड नहीं करती, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधन, 3 बंदों पर उसने विजय प्राप्त की। किसने? रत्नावली ने। रत्नावली के पास विद्या सुंदर है या विद्या सुंदर है, रत्नावली के पास विद्या सुंदर है
इसीलिए उसने सारे पाखंडों पर विजय प्राप्त कर ली और धनंजय, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु इनको भी अपना कैदी बना लिया। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नाटक आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। 3 रचनाएं तो आपको मौलिक रचनाएं दे देंगे और 1 रचना आपको अनुवादित रचना दे देगा पेपर में, और पूछ लेगा कि कौन सी रचना इनकी मौलिक रचना नहीं है या कौन सी रचना इनकी अनुवादित रचना नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल अलग अलग याद करने हैं। ठीक है, जोड़ोगे कैसे इसको, मैंने कहा लेखक का नाम सबसे पहले ले। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रत्नावली जो है विद्या में काफ़ी सुंदर है, वो किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं करती, इसलिए उसने 3 चीज़ों पर विजय की, धनंजय, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद कैसे रत्नावली और विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष 1868 है। अब मैंने ये कहा कि सभी का प्रकाशन वर्ष आपको से याद नहीं होता है, तो बिल्कुल सन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ इसमें बिल्कुल सन के हिसाब से आपको यहाँ पर दी गई हैं चीज़ें। पाखंड विडंबन 1872 में प्रकाशित हुआ और धनंजय मैंने कहा था 73 में, मुद्रा राक्षस 78 में, दुर्लभ बंधु अंतिम है 1880 में, और 81 में आता है इनका अंधेर नगरी जो कि मौलिक नाटक है। ठीक है, अब देखो इन्होंने अनुवादित नाटक है, तो मूल नाटक क्या था, मतलब रत्नावली नाम से एक नाटक लिखा भारतेंदु ने, और इसका मूल नाटक कौन सा मूल नाटक था, रत्नावली नाटिका। देखो रत्नावली नाटिका हर्ष नामक एक नाटककार ने लिखी थी, जिसका अनुवाद किया ये हर्ष जो नाटककार था, इसने तो इस नाटक को संस्कृत में लिखा था। रत्नावली नाटिका नाम से संस्कृत में रचना की थी, लेकिन हर्ष के रत्नावली नाटक का अनुवाद करके भारतेंदु जी ने एक नया नाटक लिखा और नाटक को नाम दिया ओनली रत्नावली। इस प्रकार से ये रचनाएं आपको समझना है। दूसरा नाटक है विद्या सुंदर, और ये याद रखने हैं आपको कि किस का इसने कौन से मूल नाटक का अनुवाद किया, तो ये मूल नाटक जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, विद्या सुंदर काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन से मूल नाटक का अनुवाद है, तो विद्या सुंदर है संस्कृत के चोर पंचासिका का, और बंगला विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद है। पेपर में ऑप्शन में आपको ज़्यादातर यही मिलता है कि संस्कृत के चोर पंचासिका का अनुवाद है, और इसका अनुवाद करके भारतेंदु जी ने एक नया नाटक लिखा और उसका नाम है विद्या सुंदर। ठीक है, वैसे वास्तव में इस नाटक के लेखक कौन थे, तो संस्कृत में चोर कवि और बंगला में यतीन्द्र और मोहन ठाकुर इनका था। मतलब संस्कृत में तो संस्कृत में ही लिखा था और बंगला वालों ने इसे बंगला में लिखा था, लेकिन इसका अनुवाद किया भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाम से। ठीक है, और उनके नाटक का नाम है विद्या सुंदर। कई नाम तो ऐसे हैं कि इन नाटकों का अनुवाद करके और दूसरा नाम दे दिया, लेकिन कई नाटक ऐसे हैं कि वही थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर रख लिया, जैसे रत्नावली नाटिका का रत्नावली ही रख लिया। ठीक है, अगला आता है पाखंड विडंबन, इम्पोर्टेंट है ये रचना। तो ये संस्कृत का एक कवि था कृष्ण मिश्र, और कृष्ण मिश्र ने एक नाटक लिखा प्रबोध चंद्रोदय, और प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद किया भारतेंदु जी ने और अपने नाटक को नाम दिया पाखंड विडंबन। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाखंड विडंबन संस्कृत के किस नाटक का हिंदी अनुवाद है, तो वो है प्रबोध चंद्रोदय नाटक का। ठीक है, अगला आता है धनंजय। तो धनंजय है धनंजय विजय, जो कि संस्कृत का एक नाटक है और कांचन कवि के द्वारा लिखा गया है। तो धनंजय विजय का अनुवाद करके लिखा धनंजय विजय नाम से ही। मुद्रा राक्षस, ये पूछा जाता है भाई मुद्रा राक्षस संस्कृत के एक लेखक थे विशाख दत्त, इनकी रचना है, लेकिन मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद करके भारतेंदु जी ने भी मुद्रा राक्षस नामक रचनाएं लिखी। उसके बाद एक नेक्स्ट ये है सबसे इम्पोर्टेंट, दुर्लभ बंधु और ये विद्या सुंदर, ये दोनों और पाखंड विडंबन, ये काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो दुर्लभ बंधु जो है अंग्रेजी का एक नाटककार विलियम शेक्सपियर, और इस नाटककार का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद करके भारतेंदु जी ने एक नई रचना लिखी और उसको नाम दिया दुर्लभ बंधु। अब आप देख ले होगे कि ये अंग्रेजी में है और ये हिंदी में लिखा है, बस फर्क इतना है।
तो आपको भूलना नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस दुर्लभ बंधु। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, एक दो अगर और हैं तो। और कर्पूर मंजरी, ये और हैं, तीनों पर विजय प्राप्त की थी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और धनंजय विजय। ठीक है, और उसके बाद है कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, ये तीन और हैं। विजय प्राप्त करने के बाद तीन और हैं, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। तो वो तीन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन और दुर्लभ बंधु वाले, ये तीनों से यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये तीनों भी जो हैं भारतेंदु जी की रचना है और तीनों ही अनुवादित रचना है। कर्पूर मंजरी का प्रकाशन 1875 में, सत्य हरिश्चंद्र का भी 1875 में, इनमें कोई सा भी आगे पीछे कर सकते हैं। भारत जननी 1877 में। ठीक है, अब आता है इम्पोर्टेंट बात आती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक कौन कौन से हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक मतलब कि ऐसे कौन से नाटक हैं जिनमें अभिनय किया, जिन नाटकों में पात्र बने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो कौन कौन से नाटक है। एक तो जानकी मंगल, और ये पूछा भी जाता है कि जानकी मंगल में किसकी भूमिका निभाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, और ये पहला नाटक था जिसमें इन्होंने अभिनय किया था। उसके बाद दूसरा नाटक है नील देवी, और नील देवी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पागल की भूमिका निभाई। और तीसरा जो नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, इसमें भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र की ही भूमिका अदा की, मतलब इनके पात्र बने, ये एक बार लक्ष्मण पात्र बने, एक बार पागल का पात्र ये बने, और एक बार हरिश्चंद्र नाम से पात्र बने नाटक में। दोनों तरीके से मैंने बोल के बता दिया है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद आता है बाबू ब्रज रतन दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित परवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। देखो, अब यहाँ पर तो अगर हम बात करें अनुवादित रचनाओं में, तो अनुवादित रचनाओं में तो सबसे पहला नाटक आता है, आप रत्नावली कहें या विद्या सुंदर कहें, तो दोनों एक ही सेम सन में प्रकाशित हैं। उसके बाद अगर आपसे मौलिक नाटक में पूछे पहला नाटक, तो आ जाएगा वैदिक हिंसा, हिंसा ने बहुती। लेकिन यहाँ पर दो विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि भारतेंदु जी का मौलिक नाटक जो है वो कौन सा है। एक मिनट, यहीं थे हम। दो विद्वान ऐसे हैं, वो कौन कौन है, बाबू ब्रज रतन दास एवं राधा कृष्ण दास। ये कहते हैं कि भारतेंदु द्वारा रचित परवास जो नाटक है ना, ये उनका प्रथम नाटक है, जबकि परवास नाटक का तो इनमें नाम ही नहीं आया। ठीक है, नहीं आया, लेकिन आपको याद रखना है कि ब्रज रतन दास और राधा कृष्ण दास जी जो है भारतेंदु जी का परवास नाटक को हिंदी का नहीं, उनका प्रथम नाटक, उनका मतलब भारतेंदु जी का प्रथम नाटक मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात चल जाती है, और ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार व विषय। मतलब वो प्रकार, देखो ये प्रकार जो है ना, ये भी पेपर में पूछा जाता है यहाँ से कि किस प्रकार का नाटक है, और इस नाटक का विषय वस्तु क्या है, और ये अनुदित नाटक हैं सारे। ठीक है, तो इनका जो विषय वस्तु है काफ़ी अच्छे डिटेल से यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और काफ़ी कुछ हमारे पास पढ़ाने के लिए है। फिर भारतेंदु मंडल के कुछ कवि हैं, लेखक हैं, उनके पढ़ेंगे हम, और धीरे धीरे इस तरीके से नाटक को हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाएंगे ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। और धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।